पानी भरा हुआ है और यहाँ पर एक कॉइन, तो जैसा कि हमने पहले देखा इसको हम बोल सकते हैं एक्चुअल डेप्थ। अब पानी का जो रिफ्रैक्टेड इंडेक्स है वो है म्यू डब्ल्यू और बाहर एयर है उसका है इंडेक्स ए, जो कि हमें पता है 1 होता है, बट स्टिल आई हैव मेंशन्ड एज म्यू ए। यहाँ से ये रे पानी से निकल के एयर में जाती है और मेरी आंख में एंटर करती है। अच्छा, देयर इज अ स्पेशल चॉइस ऑफ दिस रे। मैंने इस रे को इस तरह से लिया है कि ये अलोंग द नॉर्मल है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आपकी नॉर्मल रे है ना, और ये जो लाइन है ये भी इस नॉर्मल के साथ है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया। जब आई 0 हो गया तो हम बोल सकते हैं साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू ऑफ दिस मीडियम बाय म्यू ऑफ दिस मीडियम। तो इसको सॉल्व करके मुझे आर की वैल्यू 0 मिल जाती है, राइट। इसका मतलब जो रे जब निकलती है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होता है, तो ये रे स्ट्रेट जाती है। और जिनको थोड़ी सी प्रैक्टिस है उनको डायरेक्टली मालूम चलता है कि व्हेन द रे हिट्स दिस सरफेस नॉर्मली इट कम्स आउट अनडिविएटेड। तो इस रे के हिसाब से मुझे समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं इस लाइन पे है, राइट। जैसा कि हम पहले 50 बार कर चुके हैं कि जब एग्जैक्ट पोजीशन निकालनी है ऑब्जेक्ट की तो आई नीड वन मोर रे। तो यहाँ पर मैं एक रे और लूंगा कुछ इस तरह से। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जब ये वाटर से निकल के एयर में जाएगी, मतलब डेंसर से निकल के रेयर में जाएगी, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। इस रे के हिसाब से ऑब्जेक्ट मुझे इस लाइन पे दिखना चाहिए कहीं। तो ठीक, मैंने इस रे को पीछे एक्सटेंड कर दिया है ना। तो अब मेरा दिमाग बोलेगा कि भाई इस लाइन पे है ऑब्जेक्ट, और इस रे के हिसाब से मेरा दिमाग बोलता है इस लाइन पे है ऑब्जेक्ट। तो बट नेचुरल है कि मेरे को ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई देता है। अब मुझे निकालनी है ये अपेरेंट डेप्थ स्मॉल एच। ओरिजिनल डेप्थ कितनी थी, मतलब एक्चुअल डेप्थ कितनी थी, कैपिटल एच। तो कैपिटल एच और स्मॉल एच को निकालने के लिए बट नेचुरल है कि मुझे इन एंगल से डील करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे स्नेल्स लॉ। साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू ऑफ दिस मीडियम दैट इज म्यू ए बाय म्यू ऑफ दिस मीडियम दैट इज म्यू डब्ल्यू। तो अब मैं यहाँ पर कुछ अप्रोक्सीमेशन यूज करूंगा। शायद आपको पता होगा, अगर कोई बहुत छोटा एंगल है, से थीटा इज वेरी स्मॉल, देन वी कैन से साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन थीटा, है ना। बट इसमें थीटा बहुत छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि थीटा को डाल दो 15 डिग्री या 16 डिग्री तो वैलिड नहीं है। थीटा शुड बी ऑलमोस्ट लाइक 1 डिग्री 0.5 डिग्री, तो हम साइन थीटा को ऑलमोस्ट टेन थीटा बोल सकते हैं। तो अब इस चीज को हम यहाँ यूज करेंगे तो हमें मिलेगा टेन आई बाय टेन आर, है ना। साइन आई को टेन आई लिख दिया, साइन आर को टेन आर लिख दिया, जिसमें आपने लिमिट्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज किया है। अगर आपने लिमिट्स पढ़ाया तो ठीक है, नहीं तो यार मान लो मैं सच बोल रहा हूँ। ओके फाइन। तो अब जब मैं इस रेशियो को देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे टेन आई को एक्स बाय एच लिखने का मौका मिलता है। कैसे, देखो ये एंगल आया था आपका, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये ग्रीन लाइन और ये ब्लू लाइन दोनों पैरेलल है ना। दो लाइन पैरेलल होती हैं और एक ऐसे आती है, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता है, ऑल्टरनेट एंगल। तो ये आई है तो दिस एंगल विल आल्सो इक्वल टू आई। तो इफ यू लुक एट दिस ट्रायंगल देन यू कैन से टेन आई विल बी इक्वल टू एक्स बाय कैपिटल एच। तो यहाँ लिखा है टेन आई इक्वल टू एक्स बाय कैपिटल एच। सिमिलरली टेन आर इक्वल टू एक्स बाय एच, ये कहाँ से आया, देखो ये आर है ना, और इस लाइन को मैंने एक्सटेंड किया। ये ब्लैक वाली लाइन है इस रिफ्रैक्टेड रे के एक्सटेंशन में बनी हुई है। ओके, वही सेम ओल्ड स्टोरी, ये आर है तो ये एंगल भी आर हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर ये आर है तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में टेन आर विल बी इक्वल टू एक्स बाय स्मॉल एच, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है मैंने। तो इफ आई फॉलो दिस रेशियो तो मुझे मालूम चलेगा कि भाई इनका जो रेशियो है वो हो जाएगा ये, और जो कि मुझे बताया गया है। नाउ सिंप्लीफाइंग दिस रिलेशन व्हाट डू आई गेट, सबसे पहले तो मेरे x कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, है ना, और मुझे मिलेगा स्मॉल एच बाय कैपिटल एच इक्वल टू म्यू ए बाय म्यू डब्ल्यू, जिसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ। फाइनली आई गेट apparent depth इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ इनटू रेशियो ऑफ म्यू, है ना। मतलब जो आपका एक्चुअल डेप्थ है कैपिटल एच, उसको आप इन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है ये अपैरेंट डेप्थ। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक अजम्पशन लिया था, ये आई बहुत छोटा है, उसी बेसिस पे मैं बता पाया था कि साइन आई इक्वल टू टेन आई। तो इसका रियल लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है, देखो जब मैं बोलता हूँ आई बहुत छोटा है, मतलब ये आई एंगल बहुत छोटा है, छोटा मतलब ऑलमोस्ट हाफ डिग्री 1 डिग्री। इसकी शक्ल देख लग रहा है ये हाफ डिग्री 1 डिग्री तो नहीं है, कम से कम मस्त 30-40 डिग्री का एंगल बना रखा है यहाँ पर मैंने, ठीक है। तो इतना बड़ा मैंने बनाया है फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, है ना, क्योंकि जब मैं एक्चुअल में इसको हाफ डिग्री रखूंगा ना तो ये वाली रे जो है ना ये ऑलमोस्ट के पैरेलल चली जाएगी, यहाँ पर एकदम साथ में रहेगी। तो आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा वाइड बना दिया
और ये वाइड होके तो और दूर चले गया, और इसी के लिए मेरे को डायनोसॉर्स की आंख बनानी पड़ी थी वहां पर। अब ये जो फाइनली फॉर्मूला मिला है आपको कि अपेरेंट डेप्थ इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ इनटू रेशियो ऑफ म्यू, ये आपको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए। यू कांट अफोर्ड टू डेराइव इट इन एग्जामिनेशन, बिकॉज ये इतनी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि आप उसमें टाइम वेस्ट करोगे तो बाकी लोग आपके आगे भाग जाएंगे, क्योंकि सबको एक फॉर्मूला याद रहता है। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें ये है कि जब एग्जाम का प्रेशर रहता है तो कई बार हम लोग थोड़ा सा गलती कर देते हैं, मतलब 2+3 को भी कई बार 6 लिख देते हैं, राइट। तो अब जहां तक मैंने देखा है स्टूडेंट्स को इस बात में कंफ्यूजन नहीं होता है कि अपेरेंट डेप्थ इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ इनटू रेशियो, वो उनको याद रहता है। कंफ्यूजन तब आता है जब ये सोचना पड़ता है कि ये म्यू डब्ल्यू बाई म्यू ए है या फिर म्यू ए बाई म्यू डब्ल्यू है। तो इसके लिए मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन था जब मैं स्टूडेंट था, तो मैंने थोड़ा एक फनी सी एक एनालॉजी बनाई थी इसमें याद रखने की। वो एनालॉजी कुछ इस तरह से है कि जब रेस यहाँ से निकल के बाहर जाती है ना, इस पानी को छोड़कर बाहर जा रही है, दिख रही है आपको? इसमें कंफ्यूजन नहीं है कि रेस बाहर से अंदर आ रही है या अंदर से बाहर जा रही है, सबको दिख रहा है रेस अंदर से, मतलब पानी को छोड़कर बाहर जाती है। तो जैसे हम घर से बाहर जाते हैं तो क्या बोल के आते हैं घर वालों को, बाय बाय, राइट। तो ऐसे ही ये रे इस पानी को बाय बोल के जाती है, बाय बाय वाटर, ठीक है। ये रे इस पानी को बाय बाय बोल के आती है, बाय वाटर, बाय बाय वाटर, सी म्यू ए बाय बाय वाटर। तो वो बाय का मैंने ये बाय बना दिया, ठीक है। ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ लॉजिक तो है नहीं है, बट इट इज रिमेंबरिंग इट। एंड डेफिनेटली जब क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे कॉम्प्लिकेट होता है ना, लाइन से रिफ्रैक्शंस आते हैं, एक पानी, एक वाटर, फिर एयर, फिर वोड का, मतलब कुछ भी आप डाल दो उसमें, ऐसे लाइन से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत सारे आते हैं। तो उसमें ना मैं बता रहा हूँ दिमाग का एकदम दही बन जाता है वहाँ पर कि ए बाई डब्ल्यू या डब्ल्यू बाई ए। उस टाइम पर दिस सिंपल थिंग विल मेक यू रिमेंबर, मेक यू रिकॉल दैट वेरी इजीली। तो आई रिपीट अगेन, जब यहाँ से रे निकल के बाहर जाएगी तो इसको बाय बाय बोल के जाएगी, तो इसका जो इंडेक्स है वो आप बाय कर दोगे, मतलब डिवाइड नीचे रखोगे इसको। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम्स द बेसिस ऑफ दिस। तो प्रैक्टिस के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक थिक ग्लास स्लैब है, इसकी थिकनेस है 24 मीटर, इंडेक्स दिया है 3/2, एयर का दिया हुआ है 1। अच्छा, इस ग्लास स्लैब के बॉटम में एक डॉट है, एक मार्क है, राइट। अब जब कोई ऑब्जर्वर इसको यहाँ से देखेगा तो एक लेमैन के एक्सपीरियंस से, मतलब जिसको मान लो फिजिक्स नहीं भी आती है, उसके एक्सपीरियंस से भी आप देखोगे ना, तो भी आपको मालूम चलेगा कि ये तो 24 से कम दिखाई देता है ना। आपने कई बार इसे ऑब्जर्व किया होगा, फॉर एग्जाम्पल से यहाँ पर ये भी ग्लास है ऊपर, राइट, इसमें यू कैन सी देयर इज अ मार्क हियर, राइट, यहाँ मार्क है। ये सामने से देखते हैं ना, तो ये मार्क आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है। आपने ये कई बार फील किया होगा, सेम केस हमने कॉइन में भी देखा था थोड़ी देर पहले। तो पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द अपैरेंट थिकनेस एज सीन बाय द ऑब्जर्वर, राइट। तो हमने पहले टर्म यूज किया था अपैरेंट डेप्थ, तो ऑफकोर्स यहाँ डेप्थ नहीं है, थिकनेस है। तो अब अपैरेंट थिकनेस वर्ड यूज करूंगा। तो अपैरेंट थिकनेस यहाँ पर क्यों आ रहा है यहाँ पर, बिकॉज जब मैं इसको देखता हूँ तो ये मार्क मुझे यहाँ नहीं दिखाई देके कुछ यहाँ दिखाई देता है, समवेयर हियर। और उसका रीजन हम देख चुके हैं कि एक रे हम इस तरह से वर्टिकल लेते हैं ना, मतलब नॉर्मल, और दूसरी रे को थोड़ा सा यहाँ पर एक एंगल देते हैं, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो मेरी आंखों को लगता है कि ये रे इस लाइन से आ रही है और ये रे कुछ इस लाइन से, इस लाइन से। तो मेरी आंखों को दिखेगा कि ये ऑब्जेक्ट कहीं तो यहाँ पर है। हम इसको बोल देंगे ये अपैरेंट थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब। तो इसके लिए जस्ट फॉर्मूला हमने यूज किया था, अपैरेंट थिकनेस इक्वल टू एक्चुअल थिकनेस इनटू रेशियो ऑफ म्यू। तो कौन सा म्यू ऊपर कौन सा नीचे लिखना है, ये बहुत आसान है ना। यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जर्वर। तो रेज ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ जाती हैं, इसको बाय बाय बोल के जाती है, यहाँ से बाहर जाती है तो इसको बाय बोलती है, बाय ग्लास का म्यू। तो बाय ग्लास का म्यू, तो नीचे ग्लास आया तो बट नेचुरली ऊपर एयर आ जाएगा। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ना, एच की जगह आप लिखेंगे 24, सिमिलरली म्यू जी की जगह 3/2। तो सिंप्लीफाई करके मुझे मिलेगा ये 16 मीटर्स। 16 मीटर क्या है यहाँ पर, 16 मीटर है इसकी अपैरेंट थिकनेस, मतलब एक्चुअल में वो है 24, राइट। लेकिन कोई बंदा यहाँ से देखता है तो उसको दिखती है 16। जब ये 16 मीटर हो गया, ठीक है, ये 24 मीटर है, तो ये गैप कितना होगा, 24 - 16, मतलब 8 मीटर। तो थोड़ा ढंग से स्केल नहीं है, बट आप भावनाओं को समझ लो, ठीक है। ये 16 है तो नीचे वाला हो गया यहाँ पर 8 मीटर। इस पर बेस्ड है मेरा सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज अपैरेंट शिफ्ट। तो ये चीज़ें काफ़ी तो कॉमन सेंस के साथ चली जाती हैं कि अगर ये 16 मीटर अपैरेंट इसकी थिकनेस है तो ये होता है अपैरेंट शिफ्ट, मतलब जो चीज़ यहाँ पर थी वो आपको यहाँ दिख रही है,
इतनी शिफ्ट हो गई है, इसलिए बोलते हैं इसको शिफ्ट। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका 8 मीटर, पहले वाले का 16 मीटर और दूसरे वाले का 8 मीटर। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है हाउ फार विल द डॉट अपीयर टू द ऑब्जर्वर। तो देखो फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन में एक क्लियर का डिफरेंस है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड द अपैरेंट थिकनेस ना, मतलब जो चीज 24 मीटर थी वो उसको कितना दिखाई देगी, 16 आया था, 24 की चीज 16 दिखाई दी। तो ये पहला क्वेश्चन है। पर दूसरे क्वेश्चन में उसने ये नहीं पूछा कि ये कितना पतला है ना, उसने ये पूछा हाउ फार विल द डॉट अपीयर टू द ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर को ये डॉट कहाँ दिखाई देगा। बट नेचुरल है, ये डॉट यहाँ पर था, यहाँ तो दिखाई नहीं देगा, यही दिखाई दे रहा है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जर्वर कहाँ पर है। अगर आपका ऑब्जर्वर पास में है, यहाँ कहीं है, तो उसको ये चीज पास दिखाई देगी। अगर आपका ऑब्जर्वर यहाँ की जगह यहाँ चले जाए मान लो, तो दूर चले जाए, ये दूर दिखाई देगी। तो इसमें ऑब्जर्वर की पोजीशन भी मैटर करती है। ठीक है, तो इस केस में ऑब्जर्वर यहाँ पर था, इस लाइन से 14 मीटर की दूरी पर था, और ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से 16 मीटर नीचे दिखाई देता है। तो ऑब्जर्वर को अपने से ये ऑब्जेक्ट कितना दूर दिखाई देगा, 14 प्लस 16 मतलब कि 30 मीटर। तो इसमें मैंने कई बार स्टूडेंट्स को गलती करते हुए देखा हुआ है। मैं इस बात को लास्ट में 1 मिनट में वापस रिपीट कर देता हूँ। जब मैंने आपसे ये पूछा है कि आपको ऑब्जेक्ट कितना दूर दिखाई देगा, तो ये आपकी पोजीशन पे भी डिपेंड करता है ना। अब जैसे मैं यहाँ खड़ा होकर बोलूँ कि मुझे ताजमहल कितना दूर दिखाई दे रहा है, तो वो चीज़ डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू जो आदमी आगरा में खड़ा है। तो आगरा वाले को ताजमहल पास दिखाई देगा, मेरे को दूर दिखाई देगा, भले वो ताजमहल वहाँ पर हो। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जर्वर यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं भी ऑब्जर्वर हो, इन सबको इसकी पोजीशन तो ये दिखाई देगी। ठीक है, इन सब ऑब्जर्वर्स को इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो ये दिखाई देगी, लेकिन जो डिस्टेंस है इनके लिए वो डिफरेंट होगा। इसके लिए डिस्टेंस इतना होगा, उसके लिए बड़ा होगा, उसके लिए और बड़ा होगा। राइट, तो बी वेरी क्लियर अबाउट दिस पॉइंट दैट देयर आर टू थिंग्स, वन इज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर, राइट, वो वेरी करता है ऑब्जर्वर की पोजीशन के साथ, एंड द पोजीशन ऑफ द अपैरेंट ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ द अपैरेंट ऑब्जेक्ट तो यहीं पर रहेगी, भले वो कितना भी दूर चले जाए। तो यहाँ पे मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं। देखो, एक समुंदर है, उसमें ऑफ कोर्स पानी होगा, उस पानी का इंडेक्स है 4/3 और बाहर एयर है, उसका इंडेक्स है 1। ठीक है, वहाँ एक चिड़िया मस्त उड़ रही है और नीचे एक मछली। तो मछली की जो डेप्थ है ना यहाँ पर वो है 20 मीटर, मतलब इस सरफेस से 20 मीटर नीचे मछली है, और इस सरफेस से, सरफेस कौन सा, वाटर लेवल, इससे 12 मीटर ऊपर चिड़िया है। तो पहला क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन द बर्ड एंड द फिश। तो मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना, तो पहले आप देखना आपको एग्जाम कौन सा है, मतलब कोई एग्जाम मेरे ख्याल 6ठी 7वीं का एग्जाम होगा, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द बर्ड एंड फिश तो सीधी बात है ना, 12 + 20 राइट, 32 मीटर। तो टाइम पास था वो, कोई बात नहीं। ओके, अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 2, हाउ फार विल द फिश अपीयर टू द बर्ड। ये मछली इस चिड़िया को कितना दूर दिखाई देगी। इसमें दम है थोड़ा, है ना, कि पहले मेरा क्वेश्चन ये था कि दोनों में एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना है, तो वो तो सीधा 12 और 20 दिख रहा था, 32। मगर अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस चिड़िया को ये मछली कितनी दूर दिखाई देगी। कहने से 32 की दूरी पे दिखाई देगी, नो। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट योरसेल्फ। और इसके लेवल की बात करूं तो जेईई मेंस जैसे पेपर में, नीट जैसे पेपर में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको। तो जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था उसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि इसकी एक्चुअल डेप्थ कितनी है, 40, है ना, और कोई इसको यहाँ से देख रहा है। तो देखो अजम्पशन ये है कि ये हम ऑलमोस्ट ऊपर से देख रहे हैं इसके। अगर आप सोचो कि मतलब एक साइड से देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें पानी है और इसके अंदर एक कॉइन है, तो मैं इसको मैं ऊपर से देखता हूँ ना, ऊपर से ऐसे करके, एकदम ऊपर से ऐसे, राइट। तो ये फॉर्मूले काम के होते हैं, h × μ/μ। जब मैं लेकिन एकदम स्टाइल से ऐसे देखता हूँ ना, साइड से ऐसे करके इतना बड़ा एंगल मार के, तो मेरा पोपट हो जाएगा, मतलब आई कांट यूज दिस फॉर्मूला देन, राइट। बिकॉज उसमें क्यों गलती आएगी, क्योंकि जो एंगल ऐसे देखूंगा ना, वैसे करके ऐसे, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आएंगे ना, वो बहुत बड़े होंगे, और वो जब बहुत बड़े होंगे तो आप साइन आए और टेन आए, इनको आप रिप्लेक्स नहीं कर सकते हैं। तो इसको हमें बहुत बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि एकदम हैवी ज्योमेट्री लगने वाली है उसके अंदर। तो जब भी हम क्वेश्चन करते हैं अपैरेंट डेप्थ का ना, रेशियो यूज करके, μ/μ करके, तो अजम्पशन ही होता है एग्जैक्टली ऊपर से देख रहे हैं। तो इस केस में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि ये चिड़िया ऑलमोस्ट ऊपर से दिख रही है। तो अब ये देखो 20 डेप्थ है ना, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, अपैरेंट डेप्थ इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ इनटू म्यू का रेशियो। अच्छा, जब रे यहाँ से वहां जाएगी, अच्छा रे यहाँ से यहाँ जाएगी या यहाँ से यहाँ जाएगी, ये कौन डिसाइड करेगा। अच्छा देखो, मैं बोल रहा हूँ कि ये चिड़िया को ये कहाँ दिखाई देगी, तो ये ऑब्जेक्ट है ना, चिड़िया ऑब्जर्वर है। मैंने बोला देखो, हाउ फार विल फिश अपीयर टू द बर्ड,
तो बर्ड ऑब्जर्वर है और फिश ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट से रेस निकल के जाती हैं, ना कि ऑब्जर्वर से, ये तो ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है ना। तो जब ऑब्जेक्ट से रेस निकल कैसे जाएंगी बाहर की तरफ, तो देखो इस मीडियम को बाय बाय बोलेंगी, किसको, वाटर को। तो वाटर को बाय बोलेंगी तो बाय म्यू डब्ल्यू आ जाएगा, ओके। तो बट नेचुरली ऊपर म्यू ए ही आएगा और कुछ तो है नहीं वहां पर, तो बस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, यू विल गेट इट। एच को मैंने 20 पुट कर दिया है ना, 20 दिया था एक्चुअल डेप्थ, म्यू ए को 1 पुट कर दिया, एयर का इंडेक्स 1 होता है, अगर नहीं दिया हो तो भी आपको लिखना पड़ेगा 1 होता है, ठीक है। अब म्यू डब्ल्यू, वाटर का इंडेक्स 4/3 दिया हुआ है, 4/3 आ गया, सॉल्व इट, मतलब 15 मीटर। मतलब ये मछली जो है ना, ये 20 की जगह 15 है, मतलब यहाँ कहीं दिखाई देगी। तो ये है अपेरेंट पोजीशन ऑफ द फिश, असली में मछली यहाँ पर है, लेकिन इस चिड़िया को मछली यहाँ दिखाई देती है। एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह से हम बीकर के अंदर सिक्के को देखते हैं, सिक्का में ऊपर दिखता है, कॉइन ऊपर दिखता है, तो इसको ये मछली एक कॉइन की तरह ऊपर दिखाई देगी। 15 है, तो ये 12, ये 15 है, आंसर हो गया हमको, मतलब इस चिड़िया को ये 27, 12 + 15, 27 की दूरी पर दिखाई देगी। तो वैसे कहने को तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पे, बट फिर भी समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वापस से इसका रे डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। बट आपको एग्जाम में उसको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका आंसर यहीं पर उन रेशियो को निकाल के आ जाता है। तो बस फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं रे डायग्राम से समझाऊंगा कि आपको ये ऊपर क्यों दिखाई दी। इसमें मैंने एज यूजुअल 2 रेज देखी, एक रे अलाउंग द नॉर्मल गई, वो यहाँ पर डिविएट नहीं हुई। दूसरी रे जो थोड़ा सा एंगल बनाती है वो थोड़ा और डिविएट हो गई, बिकॉज ये डेंसर से रेयर में जा रही है ना, बड़े इंडेक्स से छोटे इंडेक्स में आ रही है। तो अब ये जो रे है ना, इसको हम एक्सटेंड करते हैं, तो इस एक्सटेंशन के बाद ये मुझे कुछ यहाँ से आती दिखाई देती है, राइट। तो इस चिड़िया के पॉइंट से देखो, जो रेज इस चिड़िया को मिलती है, तो उसे लगता है ये सारी रेज यहाँ से आ रही है। तो देखो जब एक रे ये स्ट्रेट गई और ये एक्सटेंडेड रे जो है ये भी स्ट्रेट है, राइट। तो अब इसमें कोई डिविएशन नहीं है, तो इस चिड़िया को बराबर ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखता है ना, और कोई वहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होता है, बिकॉज वो हमने पहले ही अकाउंट कर लिया है। तो जैसा हमने कैलकुलेट किया, ये 15 है, ये 12 है, टोटल आपको 27 दिखाई देता है। बट एज आई सेड, एग्जाम में ये सब करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप सिर्फ रेशियो से आंसर निकाल सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। दूसरे प्रॉब्लम में ये पूछता है कि हाउ फार विल द बर्ड अपीयर टू द फिश, मतलब अब ये चिड़िया इस मछली को कितना दूर दिखाई देगी। तो पहले चिड़िया ऑब्जर्वर थी, है ना, अब मछली ऑब्जर्वर है। देखो बर्ड अपीयर टू द फिश, इस फिश को ये कितना दूर दिखाई देगी, तो ये आपका हो जाएगा ऑब्जर्वर, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसा कि हम बार बार देख चुके हैं कि रेस ऑब्जेक्ट से अवे जाती है, मतलब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है ना, तो इसे दूर जाएंगी इस तरह से। तो अब वो रेस एयर से वाटर में जा रही है, राइट। तो एयर से वाटर में जा रही है, तो एयर को बाय बाय बोलेंगी, तो हम इस फॉर्मूले में यहाँ बाय म्यू एयर कर देंगे, बिकॉज एयर को बाय बोला है, तो बाय म्यू ए, और बट नेचुरल है कि ये म्यू डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब बस वैल्यूज पुट करने वाली बात रह गई है। इसकी इसमें जो ये एक्चुअल हाइट बोलेंगे, इसको डेप्थ बोलना गलत होगा, क्योंकि अब ये है ना, तो कैपिटल एच इज दिस 12 मीटर एंड म्यू डब्ल्यू इज 4/3, म्यू ए इज 1, तो व्हेन वी सिंप्लीफाई इट वी गेट 16 मीटर। मतलब ये जो चिड़िया जो एक्चुअल में 12 मीटर इसके ऊपर थी, अब 16 मीटर ऊपर दिखाई दे रही है, तो और दूर दिखाई दे रही है। तो बट नेचुरल है, जैसे कि हम ग्लास में देखते थे, उसमें हमें सिक्का थोड़ा पास दिखता था, बिकॉज रेस वाटर से एयर में जा रही थी। अब यहाँ पर उल्टा हो गया है, यहाँ पर रेस एयर से वाटर में जा रही है, तो ये जो चीज पास में है वो उसको और दूर दिखती है। तो जो एक्चुअली 12 मीटर था उसको 16 मीटर दिखता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 16 मीटर क्या है। अगर मैं बोलूँ कि सर ये 16 मीटर तो ना फिश को इसकी दूरी दिखाई दे रही है, वो गलत है। 16 मीटर फिश को बर्ड की दूरी नहीं दिखाई देगी। 16 मीटर, ये जो 12 था ये 16 हो गया है। अगर मैं फिश से बात करूँ, भाई मछली, तेरे को ये चिड़िया कितना दूर दिखाई दे रही है, तो ये मछली बोलेगी 16 + 20, ये आपको अभी भी ऐड करना है इसमें, राइट। 16 + 20 मतलब इक्वल टू 36 मीटर। मतलब इस मछली को ये चिड़िया 36 मीटर की दूरी पे दिखाई देगी। तो इसमें देखो इंटरेस्टिंग बात क्या थी, एक्चुअल डिस्टेंस था 32 मीटर, है ना, लेकिन चिड़िया को क्या लगा ये 27 मीटर है, तो चिड़िया को ये थोड़ी पास दिखाई दी। मे भी शायद चिड़िया को और मोटिवेशन मिल गया इसको पकड़ने का, राइट। दूर है लेकिन पास दिखाई दे रही है। और थोड़ा यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट उठ के आता है कि मछली को दिखाई दी 36 मीटर, है ना, असली में थी 32 और उसको दिखाई दी 36, तो मछली सोचेगी ये चिड़िया तो बहुत दूर है, तो मछली रिलैक्स रहेगी, राइट। और चिड़िया एक्चुअली इतना दूर नहीं है जितना मछली को लग रहा था, और शायद चिड़िया उसको पकड़ लेगी। सब टाइम पास की बात है, इसमें को ध्यान मत दो।